हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप हाल चाल बहुत बहुत बढ़िया होगा। और लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, आई होप आपने रिवाइज करा होगा। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोग ने लास्ट क्लास में पार्ट 2 स्टार्ट किया था इस चैप्टर का। ठीक है, BNSS। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को स्टार्ट कर लिया था। और हम लोग ने टॉपिक कौन कौन से करे थे, बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, ये हम लोग को पता चल गया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, बहुत डिटेल में बात करी थी। हल्का सा आपको मैंने कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कंप्लेंट क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद एक और टॉपिक मैंने बताया था FIR क्या चीज होती है, और कंप्लेंट क्या है। कि कंप्लेंट हम कहाँ फाइल करते हैं सर, कंप्लेंट फाइल होती है कहाँ पे, मैजिस्ट्रेट के पास होती है, चाहे ऑफेंस कॉग्निजेबल हो चाहे ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हो। और FIR कहाँ फाइल हो सकती है, FIR कौन लॉन्च करता है, वो पुलिस ऑफिसर लॉन्च करता है। हम क्या करते हैं, हम इन्फॉर्म करते हैं पुलिस ऑफिसर को। और अगर ऑफेंस का नेचर कौन सा है, कॉग्निजेबल नेचर है, देन इन दैट केस पुलिस ऑफिसर FIR लिखता है। ठीक है, मगर अगर ऑफेंस का नेचर कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल है, और हम पुलिस ऑफिसर के पास जा रहे हैं, उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो पुलिस ऑफिसर FIR लॉन्च नहीं करता, इंस्टेड क्या करता है, वो एक NCR बनाता है जिसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट कहाँ फाइल करता है, जाके मजिस्ट्रेट के पास फाइल करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक तरह से डीम्ड कंप्लेंट है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके लिए मैंने ना आपके लिए एक और चीज लेके आया हूँ, ये देखिए। FI और कंप्लेंट के बीच में मैंने डिफरेंस भी बना दिया आपके लिए, सो दैट आपको एकदम अच्छे से समझ आए। जो मैंने आपको पढ़ाया है FIR और कंप्लेंट के बारे में, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए है, इसको उतार लीजिएगा अपने बुक में। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको जो सही लगे आप उसको कर लेना, आपको पता होना चाहिए। देखिए, डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, दोनों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। हु में अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है यहाँ पे, इसके बारे में भी आपको पता है। FIR में कौन अप्लाई कर सकता है, या तो भैया आपका जो एग्रीव पार्टी है जिसके साथ विक्टिम जो है वो करेगा, या तो भाई कौन आई विटनेस हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेंट है वो कर सकता है। और कंप्लेंट में क्या हो सकता है, कोई भी कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है, मगर सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन होता है। हुम टू अप्लाई, कहाँ पे अप्लाई करोगे भाई, अप्लाई कहाँ करते हैं, FIR पुलिस ऑफिसर के पास करते हैं सर। और कंप्लेंट सर मजिस्ट्रेट के पास करते हैं। नेचर ऑफ ऑफेंस सर, FIR में नेचर कॉग्निजेबल, और सर कंप्लेन में सर दोनों हो सकता है, कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर स्टार्ट कर सकता है FIR करके, यस सर कर सकता है, कर सकता है। मगर कंप्लेंट के केस में तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर जब तक मजिस्ट्रेट उसको डायरेक्शन ना दे। फॉर्मेट, भाई FIR का प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, गिवन है, मगर आपका कंप्लेंट का कोई भी ऐसा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। ये मैंने 6 पॉइंट का आपके लिए डिफरेंस बना दिया है। एग्जाम में का अगर आ जाए तो आप लिख सकते हो आराम, क्लियर है। ठीक है, और आपको पढ़ना है, FIR भी पढ़ना है, आपको कंप्लेंट भी पढ़ना है। मैंने अगर पढ़ाया है तो आपको पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई, अब आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, और फर्दर हमारा जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। और इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जरा लिखो, क्या लिखो, ऑलरेडी डन इन कोर्ट सिस्टम लेक्चर। कोर्ट सिस्टम का जो लेक्चर आपका था, ठीक है, इनिशियली जब मैं बैच स्टार्ट करता हूं, आप देखोगे मेरा लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद कोर्ट सिस्टम होगा। ठीक है, उसमें मैंने पूरा कोर्ट सिस्टम आपको पढ़ाया। कोर्ट सिस्टम में मैंने पूरे अलग अलग, चाहे सिविल साइड हो चाहे क्रिमिनल साइड हो, पूरे कोर्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। सब कुछ पढ़ाया, वही इसके बारे में लिखा है। और देखिए, टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स आपके सामने लिखी हुई, समझ आ रही है, मैंने वहां पे बहुत डिटेल में आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। मगर जो मेन टॉपिक हमारा है वो है पावर ऑफ कोर्ट। अब ये कोर्ट तो पता चल गई कि ये टाइप्स ऑफ कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट, इनके पास मैटर जाता है, केस जाता है, मगर इनकी क्या क्या पावर्स है, अलग अलग कोर्ट्स की अलग अलग पावर्स है टू इम्पोज द पनिशमेंट। ठीक है, अलग अलग कोर्ट्स के पास अलग अलग पनिशमेंट देने की पावर है। वो अगला टॉपिक हमारा नीचे ही है, तो हम लोग को पढ़ना, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा है पावर ऑफ कोर्ट, ये भी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कोर्ट कौन सी देख लीजिए। क्रिमिनल कोर्ट्स, एक आपका हाई कोर्ट, उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन, इस कोर्ट ऑफ सेशन के बाद एक और कोर्ट होता है, मैं लिख देता हूँ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, आप भी उतार लेना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक और कोर्ट ये होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद आपका आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, उसके बाद आता है आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये आपके टाइप्स ऑफ अलग अलग कोर्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ आता है कि नहीं आता भैया, बताइए। हाँ, अब आप बोलोगे सर सुप्रीम कोर्ट, सर सुप्रीम कोर्ट भी क्रिमिनल मैटर्स देखता है, मगर सुप्रीम कोर्ट के पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन होती है। ठीक है, अपील लेने की पावर होती है। अगर कोई भी मैटर हाई कोर्ट से होके जा रहा है, और अगर हाई कोर्ट का फैसला आता है, एक पार्टी फेवर, एक पार्टी के फेवर में होगा, एक पार्टी के अगेंस्ट में होगा। हाँ, अब जिसके अगेंस्ट में वो क्या करना चाहती है, अपील फाइल करना चाहती है, तो अपील कहाँ पे जाएगी,
कब जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एपलेट जुरिसडिक्शन है टू टेक द क्रिमिनल केसेस, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है टू डील विद द केस, क्रिमिनल केसेस। अगर कौन सी जुरिसडिक्शन? एपलेट, ठीक है। बिसाइड्स दिस, अब इनके अलावा जो भी ऊपर अलग अलग कोर्ट्स हैं, इनके अलावा क्या बोल रहा है? द कोर्ट में ऑल्सो भी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ। अच्छा भैया, दूसरे कानून के अंदर भी कोर्ट्स को बनाया जा सकता है। सर बनाते हैं। अब जैसे अलग अलग के कोर्ट, अलग अलग लॉज हैं, ठीक है, अलग अलग लॉज हैं, उनके अलग 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 स्पेशल कोर्ट्स बना देते हैं, सो दैट वो पर्टिकुलर लॉ के मैटर को वही कोर्ट देखेंगे और कहीं पे नहीं जाते। समझ आ रहा है? तो ऐसे बहुत से कोर्ट्स हैं आपके पास, आपको पता है। ऐसे कोर्ट्स भी हैं, ऐसे बहुत से क्वासी कोर्ट्स भी हैं, आपको उनके बारे में पता है। जैसे आप देखिए एमसीडी एक्ट, ठीक है, एमसीडी एक्ट के अंदर एमसीडी का कोर्ट बना हुआ है। मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, मोटर व्हीकल का एक्ट है, लॉ है, उसके लिए मोटर व्हीकल के अलग अलग कोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। एससी एसटी मैटर होते हैं, उनके लिए अलग से कोर्ट बने हैं। फैमिली के मैटर्स होते हैं, उनके लिए अलग से आपके अलग कोर्ट बने, फैमिली कोर्ट्स अलग बने हुए हैं। इसके अलावा आप बहुत से देखो क्वासी कोर्ट्स भी आपके बने हुए हैं। कंपनी लॉ के लिए एनसीएलटी में जाते हैं हम लोग, ठीक है। कॉम्पिटिशन के मैटर के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन के पास जाते हैं हम लोग। सुना होगा आपने, सभी के लिए हम लोग अलग ट्राइब्यूनल्स के पास जाते हैं, सैट के पास जाते हैं, है ना। वही बोल रहा है कि देखिए इनके अलावा सिर्फ यही कोर्ट्स नहीं है, इनके अलावा बहुत से अलग और भी कोर्ट्स होते हैं, क्योंकि क्या? क्योंकि सर उन पर्टिकुलर लॉ में उनको बनाया जाता है और वो मैटर्स उन्हीं के पास जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए भाई आगे आइए। देखिए लिखा था सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो वेस्टेड विथ सम क्रिमिनल पावर्स। आर्टिकल नंबर 134 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्फर्स एपलेट, देखिए आ गया ना एपलेट, मैंने बोला था, एपलेट जुरिसडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू द क्रिमिनल मैटर्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन द सर्टेन केसेस। क्लियर है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है? मैंने नोट बना के लिख दिया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसा मजिस्ट्रेट होता है जिसको अपॉइंट और कंट्रोल करती है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और ये कैसे फंक्शन डिस्चार्ज करता है? डिस्चार्ज दी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ठीक है। जो कि एग्जीक्यूटिव मतलब मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, एग्जीक्यूट करवाने का, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। तो वो पावर किसके पास होती है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होती है। अनलेस अदरवाइज डिफाइंड बाय द डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अगर डिफाइन नहीं करा तो उस केस में जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। और अच्छा ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ये देखो, ये बोल रहा है कि इसकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जुरिसडिक्शन क्या होगी। तो ये बोलता है कि अगर डीएम बता देता है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर बता देता है कि भैया इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जुरिसडिक्शन ये है, तो फिर वो रहेगी। अगर डीएम ने बता दी कि ये जुरिसडिक्शन रहेगी, तो फिर जुरिसडिक्शन वही रहेगी। अगर डीएम कुछ नहीं बताता है, ठीक है, कि भैया इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जुरिसडिक्शन क्या है, अगर कुछ नहीं बताता, साइलेंट है, उस केस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो जुरिसडिक्शन होती है वो पूरी डिस्ट्रिक्ट पे होती है, पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट पे होती है। समझ आ रहा है? क्लियर है? वही लिखा हुआ एक्सटेंड्स थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट्स और द मेट्रोपॉलिटन एरिया एज द केस मे बी, ठीक है। जो कि गिवन है कहाँ पे? सेक्शन नंबर 16 ऑफ द BNS। सिंपल है। तो टाइप्स ऑफ कोर्ट्स बताता है कि क्रिमिनल कोर्ट्स कौन कौन सी है। मेन जो शुरू होता है वो नीचे शुरू होता है, पावर ऑफ कोर्ट। पावर ऑफ कोर्ट की, कोर्ट अलग अलग कोर्ट जो है आपने अभी ऊपर देखी उन सब की पावर्स क्या क्या है उनके बारे में यहाँ पे पढ़ना हम लोग को। देखिए क्या लिखा है, चैप्टर नंबर 3 ऑफ BNSS डील्स विद द पावर्स ऑफ कोर्ट। वन ऑफ सच पावर, इन सभी पावर में से जो भी पावर्स आगे लिखी हो तो अभी हम पढ़ेंगे, मगर उनमें से एक पावर क्या है? टू ट्राई दी ऑफेंसेस, इज टू ट्राई दी ऑफेंसेस। एक पावर कोर्ट के पास और होती है ट्राई की, ट्रायल की पावर होती है। तारीख पे तारीख जो होता है, ठीक है, हर डेट पे अलग अलग आपकी क्या होती है? आपकी हियरिंग्स होती है। तो कोर्ट के पास पावर होती है टेक द ट्रायल्स, ठीक है, जो ट्राई द वेरियस मैटर्स, ठीक है, ये कोर्ट के पास पावर होती है। ऑफेंसेज आर डिवाइडेड इनटू, अच्छा जो ऑफेंसेज हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहला ऑफेंस वो ऑफेंस होता है गोज अंडर द BNS, जिसको BNS में बताया गया है। पहले तो वो ऑफेंसेज है जिनको बारे में BNS में बताया गया, BNS में हमने पढ़ा है। हमारे सिलेबस में बहुत से ऑफेंसेज है जो हमने BNS में पढ़ा है। BNS में जितने भी ऑफेंसेज उनकी बात कर रहा, तो एक ऑफेंस वो हो गए कि BNS में डिफाइंड है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है थेफ्ट, हम लोग ने पढ़ा है एक्सटॉर्शन, हम लोग ने पढ़ा है आपका रॉबरी, हमने पढ़ा है सर डकैती, हमने पढ़ा है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, हमने पढ़ा है सर आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, हमने पढ़ा है सर फोर्जरी, हमने पढ़ा है सर डिफेमेशन। पढ़ा है ये सब ऑफेंसेस, ये सब कहाँ पे है? BNS में। तो पहला बोल रहा है पहले कैटेगरी तो वो ऑफेंसेस है जो कि BNS में डिफाइंड है, ठीक है। और दूसरे कौन से ऑफेंसेस हो गए? दोज अंडर एनी अदर लॉ, या तो सर वो भी ऑफेंसेस होते हैं जो कि दूसरे कानून के अंदर डिफाइंड है, BNS के अलावा दूसरे कानून में डिफाइंड है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 447 447 फ्रॉड डिफाइंड है कि नहीं? वहाँ 447 डिफाइन करा है कि नहीं करा है? तो वो भी क्या है? ऑफेंस है। वैसे और भी बहुत से कानून है जहाँ पे भाई
क्या करा गया, ऑफेंसेस को डिफाइन करा गया है कि भैया अगर आप ये काम करते हो तो हम ऑफेंस मानेंगे। ऑफेंस दो जगह है, एक बीएनएस में जो दिया है उसको ऑफेंस मानते हैं, और दूसरे कानून में अगर ऑफेंस बोला गया कि ऑफेंस है तो ऑफेंस है। क्लियर है, समझ आती है। अब ऑफेंस तो समझ आ गया कि सर ये ऑफेंस है, मगर इन ऑफेंस का ट्रायल कौन करेगा, इन ऑफेंस का ट्रायल कौन सा कोर्ट करेगा, किस कोर्ट के पास जाए। अगर ये पर्टिकुलर मैटर हो जाता है, पर्टिकुलर एक्ट हो जाता है, पर्टिकुलर जाता है, चाहे बीएनएस में हो रहा है चाहे किसी दूसरे कानून में हो रहा है, सर किस कोर्ट के पास जाए, किस कोर्ट का दरवाजा खटकाया जाए सर। वो लिखा है सेक्शन नंबर 21, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए क्या लिखा है, एनी ऑफेंस अंडर बीएनएस। अब कोई भी ऑफेंस आपका बीएनएस के अंडर होगा, कोई भी ऑफेंस अगर बीएनएस के अंडर हो रहा है तो उसका ट्रायल किस कोर्ट में, देखिए क्या लिखा है, मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट, या तो हाई कोर्ट में ट्रायल होता है, या तो कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल होता है, या तो कोई दूसरा कोर्ट, या तो एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल। लो भाई ये मैंने आपको अभी बता दिया था, आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, शेड्यूल दिखाया था मैंने, ये देखिए लास्ट क्लास में आपको शेड्यूल दिखाया था, इधर आओ, ये देखिए दिखाया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको शेड्यूल दिखाया था। और देखिए लिखा है ना कॉलम नंबर 6, आप देख लो सर, देखिए 6 नंबर देखिए, ये देखिए 6, और 6 में क्या लिखा है, बाय व्हाट कोर्ट ट्रायबल, ये लिखिए ऑफेंस, ऑफेंस हुआ, ठीक है। अब इस ऑफेंस का कोई भी ऑफेंस हुआ, ये कहाँ पे बीएनएस की बात कर रहा है, बीएनएस में कोई भी ऑफेंस हुआ, उस ऑफेंस का कहाँ पे ट्रायल होगा, लास्ट कॉलम में लिखा हुआ, आप चुपचाप उस कोर्ट के पास चले जाओगे, ठीक है। और कितनी सजा होगी वो भी लिखा है, पनिशमेंट कितनी सजा हो सकती है, मैक्सिमम पनिशमेंट वो भी लिखी रहती है, आप उससे ज्यादा सजा नहीं दे सकते, आप उससे कम दे सकते हो उससे ज्यादा नहीं। अगर मैक्सिमम लिखा है 7 ईयर्स जेल, तो आप वहां पे 6 साल दे सकते हो, 5 साल दे सकते हो, ठीक है। अब ऐसे लिखा है मिनिमम 3 ईयर्स मैक्सिमम 7 ईयर्स, तो भाई साहब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में दे सकते हो, समझ आ रहा है, या मैक्सिमम दे दो या मिनिमम दे दो या बीच में दे दो, मगर उससे कम नहीं उससे ज्यादा नहीं, समझ आ रहा है। पनिशमेंट भी दी है, ऑफेंस के बारे में पता है, पनिशमेंट भी पता है, और कहाँ पे जाना है वो भी सिंपल सा है, तो वही बारे में बात कर रहा है ये। आइए क्या बोल रहा है, कहाँ पे ट्रायल होगा अगर बीएनएस में कोई भी ऑफेंस होता है, या तो हाई कोर्ट, या तो कोर्ट ऑफ सेशन, या तो कोई ऐसा कोर्ट बाय विच, या तो एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन, सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल, समझ आ रहा है। अब हाई के बारे में, अब कोई मैटर है, कोई ऑफेंस हुआ है, उसके में लिखा है कि हाई कोर्ट में जाना है तो हाई कोर्ट में जाएंगे, अगर कोई ऑफेंस हुआ वहाँ पे लिखा है नहीं कोर्ट ऑफ सेशन में, आपको सेशन जज के पास जाना है, जज के पास चले जाएंगे। आपने लिखा है भैया नहीं कोई दूसरा कोर्ट, आपने लिखा है सीजीएम के पास जाना है, चीफ जुडिशियल के पास जाना है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाना है, वहाँ चले, समझ आ रहा है। क्लियर, इनका ट्रायल कहाँ पे होगा, इनके पास होगा, इनके अलावा और पहला कौन से ऑफेंस, क्योंकि ऑफेंस कौन से अंडर पीएनएस है। अब दूसरा कैटेगरी आ जाओ, अब वो ऑफेंसेस जो कि किसी दूसरे लॉ में डिफाइंड है, देखिए एनी ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ, अब वो ऑफेंसेस की बात कर रहा है जो कि एनी अदर लॉ में अगर है, इनका ट्रायल कहाँ पे होगा सर, इनका ट्रायल होता है, देखिए लिखा है शेल बी ट्राइड बाय द कोर्ट मेंशन्ड इन दैट लॉ, लॉ में जो लिखा है कोर्ट वहां पे जाएंगे, समझ आ रहा है। क्लियर है। अब किसी दूसरे कानून है, वहां पे अगर कोई ऑफेंस हो गया, वहां पे बोला कि ये ऑफेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, और वहां पे अगर लिखा है कि भैया इस ऑफेंस का ट्रायल इस पर्टिकुलर कोर्ट में होगा, सर चुपचाप आप उस दरवाजा, अगर एक और केस हो सकता है कि ऑफेंस के बारे में तो लिखा है उस पर्टिकुलर लॉ में, अगर ये नहीं लिखा सर कि सर इसका ट्रायल कहाँ पे होगा, देखिए लिखा है एंड इफ नॉट मेंशन्ड, नॉट मेंशन मतलब अगर कोर्ट के बारे में मेंशन्ड नहीं है कि ट्रायल कहाँ होगा, देन इट मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट, या तो एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंसेस शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल। लो भाई, अगर किसी कोर्ट के बारे में नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आ जाइए इधर शेड्यूल 1 में आ जाइए। अब वहां पे देखिए ऑफेंस जो हुआ उसका नेचर कैसा है, अच्छा ऑफेंस का नेचर फ्रॉड वाला है, ऑफेंस का नेचर चीटिंग वाला है, कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए इधर और उस कोर्ट में चले जाइए जो कि शेड्यूल 1 में दिया। आ रहा है समझ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए, क्लियर है। हाँ, अब इसके लिए मैंने आपका सीधे से आपको ना डायग्राम फॉर्म में भी बना दिया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो आपका लिखा है ये देखिए सेक्शन 21, एनी ऑफेंस कहाँ पे अंडर बीएनएस, इनका ट्रायल या तो हाई कोर्ट, या तो कोर्ट ऑफ सेशन, या तो एनी अदर कोर्ट एज पर शेड्यूल नंबर 1, सिंपल सी बात। एनी ऑफेंस कहाँ पे अंडर एनी अदर लॉ, एनी अदर लॉ में अगर हो रहा है इनका ट्रायल सर, या तो ये पहला केस कोर्ट मेंशन्ड है अगर वहां पे लॉ में, उस लॉ में अगर कोर्ट मेंशन्ड है उस लॉ में तो इन दैट कोर्ट, और अगर कोर्ट मेंशन नहीं है तो सेकंड कैटेगरी आ जाओ, अगर कोर्ट मेंशन्ड नहीं है तो सर या तो हाई कोर्ट या तो एनी अदर कोर्ट, कौन सा एज पर शेड्यूल नंबर 1। अब बताइए, सिंपल है।
बोलो, सिंपल और नॉट सिंपल? सिंपल, इजी, आता है समझ? क्लियर है? तो ये समझ आ गया कि मैटर अगर बीएनएस में अगर ऑफेंस है या किसी दूसरे कानून में, तो हम पहली बात तो किस किस कोर्ट में हम जा सकते हैं, ये तो पता है हमको। कहाँ जा सकते हैं? ठीक है, वहां जा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है। अब आते हैं मेन पार्ट पे। अब देखिए नीचे आइए, उसके साथ एक लाइन लिखी है, दिस सेक्शन, जो सेक्शन 21 है, इज द जनरल सेक्शन है एंड इज सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। दिस संहिता का मतलब बीएनएसएस। ठीक है, जनरल सेक्शन जो लिखा है वो मानेंगे, मगर इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता, मतलब जो संहिता मगर बीएनएस में जो भी प्रोविजंस है उसको ध्यान में रखते। ठीक है, क्लियर है? आ गया ये। अब आता है पावर ऑफ द कोर्ट टू पास सेंटेंस। अब अलग अलग कोर्ट है, आपने देख लिया कोर्ट पूरे कौन कौन से कोर्ट है। अब इन सभी कोर्ट के पास पावर होती है, जुरिडिक्शन होती है कि आप इतनी मैक्सिमम सजा दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ऑफेंस कौन सा हुआ। ऑफेंस देखते हैं तो ऑफेंस के साथ पनिशमेंट भी दी रहती है बीएनएस में। हमने देखा ऑफेंस हुआ, अब ऑफेंस में देखते हैं तो भैया सजा भी दी रहती है। अब हमने सजा देखा कि भैया इसमें इस क्या है, मैक्सिमम इतनी सजा मिल सकती है। ठीक है, तो अब हम कौन से कोर्ट के पास जाए? पहली बात तो कोर्ट के नाम भी लिखा रहता है शेड्यूल 1 में कि इस कोर्ट में हम जा सकते हैं। ठीक है, लिखा रहता है, पनिशमेंट भी लिखी रहती है। समझ आ रहा है? तो या तो शेड्यूल 1 ओपन कर लो, या तो ये देख लो कि कोई दिक्कत नहीं है, ऑफेंस देखा, उसकी मैक्सिमम सजा देखी। अब इसके बाद देखेंगे अलग अलग कोर्ट के पास ना पावर है कि भैया आप इतना सजा दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। ये सब कोर्ट के बारे में डिफाइंड है, लिखा हुआ है। तो आप उस कोर्ट के पास चुपचाप चले जाओगे, या तो शेड्यूल 1 के हिसाब से जाओ या तो इसके हिसाब से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज लिखी हुई है। आपको दिखाता हूँ, हर एक कोर्ट की पावर है। और ये बताऊं, ये भी आपको मैंने ऑलरेडी कोर्ट सिस्टम की वीडियो में अपने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, ये भी बता दे रहा हूँ मैं, पढ़ाया हुआ है आपको। आपको ये याद है? इधर आओ, ये याद है डायग्राम? ये याद है? ये याद है? आपने अगर कोर्ट सिस्टम मेरी वीडियो देखी आपको दिखेगा, ये मैंने वहाँ पे पूरा कराया। वहाँ पे बस हल्का सा आपको चेंज, वहाँ पे हल्का सा एक मिला होगा। तो अभी आपका नया बीएन नया लॉ आ गए हैं, मैंने यहाँ पे हल्का सा अपडेट इसको करा, खाली पेनल्टीज एंड इसमें और करा, या तो बीएनएस बीएनएस लिखा होगा, दैट्स इट। वहाँ पे आपने आईपीसी आईपीसी मुझसे शायद सुना हो, यहाँ पे बीएनएस बीएनएस, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। समझ आ रहा? बस यहाँ पे चेंज हल्का सा है, नीचे ये एक चेंज आया है और एक ये चेंज आया, दैट्स इट, बस, और सब कुछ सेम है। समझ आ रहा है? दिस इज अपडेटेड, एकदम अपडेट कर दिया, बस यही चेंज है, और मैंने ऑलरेडी बताया वहाँ पे। आइए दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से पहले पढ़ाता हूँ फिर आपको बुक से रीड कराऊंगा, सब कुछ सेम है। देखिए पावर ऑफ कोर्ट, अब देखिए अलग अलग कोर्ट्स हैं, अलग अलग कोर्ट आपको दिख रही है। देखिए ऊपर आपको लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ सेशन, टॉप लेवल पे, इधर आओ, टॉप लेवल दिख रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, टॉप लेवल। उसके बाद मिडिल लेवल आप देखिए। अब अच्छा, टॉप लेवल में आप देखिए कौन कौन है, कोर्ट ऑफ सेशन में कौन कौन होता है। एक आपका सेशन जज, एक आपका एडिशनल सेशन जज होता है, और एक आपका असिस्टेंट सेशन जज, तीन लोग होते हैं। सेशन आपका कहाँ पे? कोर्ट ऑफ सेशंस में। तीन लेवल वहां पे भी है, उस पे ही तीन लेवल है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया एक तरह, मतलब एक तरह से बोलता हूँ, कोर्ट ऑफ सेशन की तीन कैटेगरी, ऑफ तीन कैटेगरीज में बांट दिया एक तरह से। कैटेगरी 1 है जो सेशन जज हो गया, 2 हो गया वो एडिशनल सेशन जज हो गया, और तीन थर्ड आपका जो कौन है, एडिशनल सेशन जज। उसके बाद आ जाओ मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल पे आप देखिए कौन है, मिडिल लेवल पे देखिए कौन है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और साथ में कौन होता है, एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या तो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ? और ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, और सीएमएम क्या लिखा है, द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अगर ये आपका जो कोर्ट है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर देंगे। बस जुडिशियल वर्ड को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किससे, मेट्रोपॉलिटन से। बाकी सब सेम ही है, पावर सब सेम रहेंगी, बस नाम अलग हो जाता है। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये कोर्ट है, ठीक है, तो वहां पे भाई जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नॉर्मल है, अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है तो भैया वहां पे क्या कर देंगे, उनको बोल देते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन बोल देते हैं। उसके बाद एडिशनल है। उसके बाद लोअर लेवल पे आ जाओ। लोएस्ट लेवल पे कौन है, लोएस्ट लेवल पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास होता है। देखिए लोएस्ट लेवल, आता है समझ? क्लियर है? समझ आ रहा है? और यहाँ पे भी देख लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा है, ये अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटी। अगर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये कोर्ट है, वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोल देते हैं, मेट्रोपॉलिटन स्टेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। पता है, जुडिशियल विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द मेट्रोपॉलिटन, दैट्स इट। क्लियर है? समझ आ रहा है? अब ये जो आपका ऊपर वाला लेवल है, टॉप वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेशन।
ठीक है। और ये जो दो लेवल है दिया ले, मिडिल और लोवेस्ट लेवल, इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट्स मैजिस्ट्रेट्स लिखा हुआ देखोगे आप, ऊपर लिखा रहेगा जज जज, तो बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेशन। आता है समझ? क्लियर है? अब जितने भी ये आपके दिख रहे हैं ना, आपको जितने लेवल्स दिख रहे हैं या जितने भी आपको जजेस दिख रहे हैं, इन सब की पावर अलग अलग है भाई साहब। अभी आपको मैं दिखाता हूँ सबकी पावर। इसी पूरे डायग्राम से आपका दो ढाई पेज, जो कितना पेज है आपका, 2 पेज का शायद होगा, ये पूरा इसी डायग्राम से, एक डायग्राम से आपका 2 पेज कवर होगा यहाँ पे। अभी इसको आप समझ लेना, वहां खाली रीड करना है आपको, और मैं वाकई में रीडिंग कराऊंगा वहां पे, तो समझाऊंगा पूरा यहाँ पे। और ऑलरेडी आपको समझाया भी हुआ, ये भी बता दे रहा हूँ मैं कोर्ट सिस्टम में। अगर फिर से चलो एक बार रिपीट कर रहे हैं, आपको क्या पता भूल गए हो। ठीक है, आइए। तो टॉप लेवल पे आते हैं, कोर्ट ऑफ सेशंस में आते हैं, तो वहां पे देखिए सबसे ऊपर आपका बैठा है सेशन जज है, एक सेशन जज, और साथ साथ में आपके एक है एडिशनल सेशन जज। ठीक है, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज होते हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या क्या पावर देखिए, इनके पास कौन कौन से मैटर जाते हैं, कौन कौन से केसेस जाते हैं, इनके पास वो केसेस जाते हैं, या इनके पास क्या पावर है टू ट्राई द केसेस, कौन कौन से केसेस का ये ट्रायल करने की पावर इनके पास है, इन दोनों के पास, सेशन जज हो चाहे एडिशनल सेशन जज हो। केसेस विच आर पनिशेबल विद डेथ, ऐसे केसेस, ऐसे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, डेथ पेनल्टी है, वो केसेस लेने की पावर इनके पास है। मगर मगर एक यहाँ पे कंडीशन लगा दी, अगर ये डेथ सेंटेंस देते हैं, चाहे सेशन जज हो चाहे एडिशनल सेशन जज हो, अगर ये डेथ सेंटेंस देते हैं, डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, मगर ये डेथ सेंटेंस जो देंगे विद द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट दे सकते हैं, डायरेक्ट नहीं दे सकते। डेथ सेंटेंस देंगे, दे सकते हैं, बट विद द कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कंफर्म कर के डेथ सेंटेंस देने की पावर इनके पास है। देखिए लिखा सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, एक चीज। दूसरा और क्या दे सकते हैं, या तो ऐसे केसेस डील करने की पावर इनके पास है, ऐसे केसेस जिनमें सजा क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 14 ईयर्स, या तो और मोर देन 14 ईयर्स, ये भी दे सकते हैं, और या तो सर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। देख लीजिए भाई कौन कौन से, या तो सर डेथ पेनल्टी विद द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, या तो सर उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद, हाँ, और या तो सर 14 साल या 14 साल से ज्यादा की जेल। तीनों देने की इनके पास पावर, पता है समझ? ये पावर किसकी है, किसकी पावर है, जल्दी रिपीट करिए, किसकी पावर है? सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज के पास पावर ये है। ठीक है, ये कैसे ये देख सकते हैं, पता है समझ? ट्राई कर सकते हैं, इनके पास पावर है। पावर की बात कर रहे हैं ना हम लोग, पावर ऑफ द कोर्ट, इनके पास ही पावर है टू ट्राई दिस पर्टिकुलर केसेस, दिस पर्टिकुलर ऑफेंसेस। आता है समझ? आगे आइए। एंड असिस्टेंट सेशन जज जो है, जो असिस्टेंट सेशन जज है, इसके पास क्या पावर है? केसेस, ये वो केसेस ले सकते हैं विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 10 ईयर्स। लो भाई, वो केसेस जिनमें जो सजाएं दी हैं, कितनी है सजा? मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी तक? मैक्सिमम 10 ईयर्स जेल तक, मैक्सिमम 10 ईयर्स। तो वो मैटर जाएगा किसके पास? इसके पास जाता। अब बताइए भाई क्या सही है? एकदम सही है, क्लियर है, क्लियर है। आगे आइए, अब आते हैं मिडिल लेवल पे। अब इनके पास पहला आपका है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एंड साथ साथ दोनों की पावर एक ही है, चाहे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो चाहे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, इन दोनों के पास कौन कौन से केसेस लेने की पावर है? केसेस विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 7 ईयर्स। लो भाई, अप टू 7 ईयर्स, 7 साल तक का जो भी मैटर होगा वो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे 7 साल तक की जेल है, वो कहाँ पे जाएगा? सीजीएम के पास, या तो एडिशनल सीजीएम, एज द केस में भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनके पास पावर है टू डील विद द, इनके पास जुरिडिक्शन है टू टेक दैट पर्टिकुलर केस, टू ट्राई दैट पर्टिकुलर केसेस। इतना भी समझ आता है? नीचे आ जाओ। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास क्या पावर है सर? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट लेवल, जो लोएस्ट लेवल में, इनकी पावर है केसेस विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक की जेल वाला, और फाइन अप टू 50,000 और बोथ। लो भाई, इनके पास वो जा सकता है मैटर, कौन सा? जहां पे क्या दिया हुआ है, जहां पे सजा मैक्सिमम 3 साल तक की है जेल की, या तो फाइन कहां तक का? अप टू 50,000 तक का फाइन इंपोज करा हुआ है सजा, या तो दोनों। ऐसा कोई भी अगर मैटर होगा जहां पे सजा ये सब है, वो सब कहां पे जाने की, लेने की, डील करने की पावर है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अगला आ जाओ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, केसेस विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजन फॉर अ टर्म अप टू
1 ईयर, या तो सर फाइन कितना, अप टू 10,000, या तो सर दोनों, या तो सर दोनों। अब ये जो लिमिट है ना 50,000 वाली और 10,000, ये सारी अपडेट हुई है बीएनएस के अंदर, इसके अंदर बीएनएसएस के अंदर। समझ आ रहा है, ये अपडेट हुई है, पहले अलग थी अब अपडेट हो गई। समझ आता है? बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए भाई। पहले जो यहाँ पे था ना, यहाँ पे 10,000 हुआ करता था, और यहाँ पे आपका हुआ करता था, यहाँ पे मेरे हिसाब से कितना हुआ करता था, यहाँ पे 5,000, 5,000, 5,000 हुआ करता था। अब इनको बढ़ा दिया गया, 5 को कर दिया 10, और 10 को कर दिया 50। तो आज की डेट में ये है। आता है समझ? क्लियर है? आ रहा है? तो ये समझ आ गया कि कौन कौन से कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स नहीं, समझ आ रहा है? बोलिए भाई। एक बार बताइए ऐसे, एक बार बताइए जरा मुझे, ऐसे बताइए, कोर्ट ऑफ सेशन में आ जाओ। बताइए, सेशन जज हो गया और एडिशनल सेशन जज हो गया, क्या पावर है? मुझे देख के बताओ, मुझे देख के, वहां नहीं देखना है, मुझे देख के बताइए क्या है, जल्दी बताइए। सर, सबसे ज्यादा सजा डेथ पेनल्टी, बट विद द कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट। सर ठीक है। सेकंड सर, और क्या दे सकता है सर? सर उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यस सर। और सर क्या दे सकता है सर? 14 साल या 14 साल से ज्यादा की जेल, पहला। उसके बाद सर, सेशन कोर्ट में ही आपका एक और है, असिस्टेंट सेशन जज है। असिस्टेंट सेशन की पावर, सर केसेस विच आर पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट, कितना मैक्सिमम, मैक्सिमम बताइए भैया, मैक्सिमम अप टू 10 ईयर्स, यही था। चलिए हो गया, टॉप लेवल खत्म। उसके बाद आते हैं मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में कौन सर? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या तो सर आपका कौन सा, एडिशनल सीजेएम, ठीक है। इनके पास पावर, सर पावर बताइए सर, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम अप टू 7 ईयर्स, मैक्सिमम अप टू 7 ईयर्स। सर इसके बाद आ जाइए किस पे, आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इसके पास कौन सी पावर सर? कौन से केसेस विच आर पनिशेबल, मैक्सिमम अप टू 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, या तो सर फाइन कितना सर, 50,000, या तो दोनों। उसके बाद आ जाओ सर नीचे, उसके पास किसके पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इसके पास क्या पावर सर, कितनी सजा, मैक्सिमम अप टू 1 ईयर। फाइन सर कितना, या तो सर फाइन कितना, 10,000, या तो सर दोनों। बताइए भाई, मुश्किल है? बताओ, मुश्किल है? याद हो गया कि नहीं याद हुआ? याद हो गया? यही सब चीजें आपकी बुक पे लिखी, यही सब चीजें लिखी और कुछ ना लिखा। आइए देख लीजिए, आओ आओ देख लो भाई, ऐसा कुछ नहीं लिख दिया अलग सा। देखिए, पावर ऑफ द कोर्ट टू पास, और देखिए पहला पहला कौन सा था, पावर ऑफ द हाई कोर्ट एंड सेशन जजेस में पास। देखिए अब हाई कोर्ट की बात भी कर रहा है। हाई कोर्ट तो सर मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं लिखा था ना, यहाँ पे मैं हाई कोर्ट ऐड कर दूं। हाई कोर्ट अगर आप बोलो, हाई कोर्ट सर कोई भी सजा दे सकता है, कोई भी सजा। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स आपने पढ़ा था? टाइप्स ऑफ पनिशमेंट मैंने आपको शुरू शुरू में पढ़ाया था, जब ये चैप्टर शुरू किया था। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स बताया था, क्या बताया था सर? टाइप्स ऑफ पनिशमेंट सर, डेथ पेनल्टी होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर स्पेसिफिक टेन्योर होता है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, फाइन होता है, और कम्युनिटी सर्विस होता है, ये होता है ना टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। तो हाई कोर्ट के पास पावर है टू इम्पोज एनी ऑफ द पनिशमेंट। हाई कोर्ट के पास पावर है, जो भी पनिशमेंट इस लॉ में लिखी हुई है वो हर तरह की पनिशमेंट दे सकता है। तो हाई कोर्ट के पास सभी केसेस जा सकते हैं। समझ आ रहा है? देखिए वही लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। देखिए, सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 22, हाई कोर्ट में पास, ये क्या लिखा है, एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। और ऑथराइज कौन कौन सा लॉ कर रहा है सेंटेंस, पता है ना, पनिशमेंट कौन कौन सी थी। हाई कोर्ट के पास कोई पावर। अब बात करते हैं सेशन जज और एडिशनल सेशन जज वाली, जो अभी मैंने आपको बताया। एडिशनल सेशन जज और सेशन जज वाला क्या था सर? या तो डेथ पेनल्टी विद द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, या तो, रिपीट रिपीट जल्दी करिए, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या तो 14 साल या 14 साल से ज्यादा की जेल, यही था। देखिए क्या लिखा है, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज ए पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ, मगर जो डेथ की होगी, कोई भी सजा दे सकता है मगर जो डेथ की होगी, पास्ड बाय एनी जज शैल बी सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, यही लिखा था। कोई भी सजा दे सकता है, देख लीजिए, कोई भी दे सकता है, कोई भी, मतलब क्या, डेथ भी दे सकता है, लाइफ भी दे सकता है, या तो जितनी भी जेल हो, 14 साल हो, 14 साल की जेल हो, या उससे ज्यादा हो, कोई भी सजा दे सकता है। यही मतलब हुआ ना इसका, ये और कुछ मतलब हुआ बताइए? यही मतलब हुआ ना कि नहीं? कितनी तक भी जेल हो, अप टू 14 ईयर्स हो, 14 से ज्यादा हो, दे सकता है। क्लियर है? अब आगे आता है असिस्टेंट सेशन जज क्या कर सकता है। कितना था मैक्सिमम? 10 ईयर्स। देखिए, मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ, कोई भी सजा ये दे सकता है
मगर 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 सर डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता, वो किसके पास पावर है, ऊपर वालों के पास। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं दे सकता, और ऑफ इम्प्रिजन फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर, 10 साल तक भी नहीं सकता। तो मतलब क्या हुआ सर, मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम अप टू 10 ईयर्स तक दे सकता है, यही बोलना चाह रहा है ना ये, यही बोलना चाह रहा है ना कि नहीं, बोलो। खाली 10 साल तक दे सकता है, तो ये नहीं दे सकता, 10 साल से ज्यादा भी नहीं दे सकता, तो मतलब 10 साल से ज्यादा तो 14 साल तक नहीं दे ही नहीं सकता, 14 साल से ज्यादा भी नहीं दे सकता, उम्र कैद भी नहीं दे सकता, डेथ भी नहीं दे सकता, यही लिखा था। तो मैंने वहां पे क्या लिखा था आपका डायग्राम में, डायग्राम में क्या लिखा था, मैक्सिमम अप टू 10 ईयर्स, यही लिखा था ना, मतलब यही हुआ ना। चलिए आगे आइए। Thus, Section 21 of this Saita enumerates the type of courts in which different offences can be tried, and then under Section number 22, it spells out the limits of the sentence which courts are authorized to pass. Section 21 अभी हमने ऊपर पढ़ ही लिया, तो 22 का आप पता ही, अभी पता चल गया, ये 22 तो पढ़ लो आप कि कितनी सजा दे सकते हैं। सेक्शन 22 21 यही बताता है ना कि कौन कौन से कोर्ट में हम जा सकते हैं, और 22 क्या बताता है कि कितनी मैक्सिमम सजा हो सकती है। नेक्स्ट आइए, सेंटेंस विच मैजिस्ट्रेट्स में पास, अब आते हैं कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स में। अब कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में सबसे ऊपर कौन आपका था, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट था ना, अब उसके बारे में आओ। lays down the quantum of sentence which different categories of magistrate are empowered to impose. The powers of individual categories of magistrates to pass the sentence are as under, देखिए पहला कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल सीजेएम, आ जाओ भाई, सीजेएम को बता दो कितना, चाहे सीजीएम हो चाहे एडिशनल हो, कितना, मैक्सिमम 7। देखिए, मे पास एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस पास करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ, आप नहीं कर सकते, पास कर सकते, लाइफ नहीं कर सकते, और या तो फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स नहीं कर सकते। तो मतलब सर क्या, सर अप टू 7 ईयर्स तक की कोई भी सजा पास करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, यही बोलना चाह, बोलो भाई, यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, आ गया ये मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, कितना, फर्स्ट क्लास सर 3 साल, या तो सर फाइन 50,000, या तो दोनों, वही है। देखिए, ए पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स अप टू 3 ईयर्स, और ऑफ अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं, या तो सर दोनों, और या तो एक और चीज ऐड हो गई, कम्युनिटी सर्विस, ये आपका इंसर्ट हो गया, इंसर्टेड इन, ये नया आ गया, कम्युनिटी सर्विस भी दे सकता, आता है समझ, आता है समझ, क्लियर है। हाँ, और इसके बाद आपका मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास आ जाओ, ये कितना, मैक्सिमम 1 ईयर नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, या तो फाइन अप टू 10,000, या तो दोनों, और साथ में कम्युनिटी सर्विस यहाँ पे भी है, ये दोनों, क्लियर है, आता है समझ, बोलो, बोलिए भाई, बोलिए। उसके बाद दिखा चीफ मेट्रो, अच्छा ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये सर सेम ही तो है, चाहे मेडी, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी का हो गया, ये चीफ, ये मतलब ये दोनों पॉइंट सेम ही है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम रहेंगे, बस ये चीफ मेट्रोपॉलिटन इसलिए लिखा है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया वाला होगा, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज आपको पता है ना, कि नहीं पता, बोलो, पता है, मेट्रोपॉलिटन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां की बात कर रहा है ये सेम होगा। शेल हैव द पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर जो है वही पावर है, मैक्सिमम 7 ईयर्स, एंड अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शेल हैव द पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ अ फर्स्ट क्लास, कितना, 3 ईयर्स, सेम, बस यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन नाम हो जाएगा, क्लियर है। कम्युनिटी सर्विस सर आपको ऑलरेडी आता है, आपको पता ही, मैंने कम्युनिटी सर्विस बारे में आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता दिया, कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, ठीक है। टेल मीन द वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर टू कन्विक्ट टू परफॉर्म फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट द कम्युनिटी, सर ये तो हमको बहुत डिटेल में आता है, ठीक है, और इसके लिए आपको कोई भी पैसा रेम्युनरेशन नहीं मिलती, नॉट एंटाइटल टू रेम्युनरेशन, ऑलरेडी डन इन डिटेल, ऑलरेडी डन इन डिटेल, कब, इन द, कहाँ पे करा था, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स के अंदर की हमने, इनिशियल स्टार्टिंग में कर लिया था इस चैप्टर में, क्लियर। आगे आओ, नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं किसका, अब आते हैं इंपॉर्टेंट एक है आपका, अब एक नई चीज बताने जा रहा हूँ, सुनो, अब ये नई चीज एक है। अभी तक आपको ये पता चल गया कि अलग अलग कोर्ट्स कौन से होते हैं, उन अलग अलग कोर्ट्स के पास क्या क्या पावर है, कितनी पावर है सजा देने की, आपको पता चल गया।
अब एक यहाँ पे टॉपिक क्या बोल रहा है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अब ये क्या बोल रहा, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अब कोर्ट ने आपको सजा दी है, ठीक है, कोर्ट ने आपको क्या दी, सजा दी, ठीक है। मैं बोलता हूं कोई ऑफेंस आपने किया, आप देखो ध्यान से सुनो, आपने कोई करा ऑफेंस, उस ऑफेंस के बारे में आप देखा, आपने ऑफेंस आपने देखा, ऑफेंस के बारे में आपने सेक्शन रेफर किया कि हाँ भैया इस सेक्शन के अंदर ये ऑफेंस दी हुआ है। अब उसी सेक्शन के अंदर देखोगे या कोई दूसरा सेक्शन होगा उसके अंदर उसकी पनिशमेंट भी रहती है, ठीक है। पनिशमेंट आपने चेक करी, या तो आप पनिशमेंट के शेड्यूल 1 खोल लो, वहां पे भी दिख जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपने उसकी पनिशमेंट चेक करी, अब आपने पनिशमेंट देखी कि भाई मैक्सिमम सजा वहां पे लिखा है कि मैक्सिमम सजा जो मिल सकती है मैक्सिमम, वहां पे लिखा है 3 इयर्स, वहां पे लिखा है कि अगर ये पर्टिकुलर ऑफेंस आप करते हो तो इसकी मैक्सिमम सजा जो कोर्ट दे सकता है वहां पे लिखा है 3 इयर्स। आता है समझ, क्लियर है, क्या लिखा है 3 इयर्स, प्लस वहां पे लिखा है प्लस फाइन, क्या लिखा है प्लस फाइन, आता है समझ। अब 3 इयर्स प्लस फाइन लिखा, अब आप बताओ कौन सा कोर्ट होगा ये, बताओ कौन सा कोर्ट होगा आपके हिसाब से, सर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का है ये, दिख रहा है मैटर, वहां पे जाएगा ये। फाइन भी वहां पे होता है, फाइन देने की पावर उन्हीं के पास, आपके दिखी आपको दिख रहा है फाइन देने की पावर उनके पास है कि इतना मैक्सिमम फाइन वो दे सकते हैं, मैक्सिमम कितना फाइन दे सकते हैं, खाली वहां पे लिखा है 50,000 तक फाइन है, समझ आ रहा है। अब चलिए भाई, अब होता क्या है, मैं मान के चलता हूँ कोर्ट ने आपको सजा दी, अब कोर्ट में मैटर गया, मैक्सिमम 3 साल की सजा हो सकती है, अब कोर्ट ने आपको 3 साल की सजा दे दी, कोर्ट ने आपको 3 साल की सजा दे दी, प्लस और यहाँ पे और बोथ भी लिखा रहता है ना, तो कोर्ट ने आपको 3 साल की सजा भी दी है प्लस फाइन भी आपके ऊपर इम्पोज किया, कोर्ट ने आपको 3 साल की सजा भी दी प्लस साथ साथ आपके ऊपर सर फाइन भी इम्पोज करा है, 50,000 का फाइन भी दीजिए भाई साहब, ठीक है। अब सर जेल तो आप काट रहे हो, जेल तो आप काट रहे हो, कोर्ट बोला है कि भैया फाइन इतने दिन में डिपॉजिट कर दीजिएगा, इतने दिन में डिपॉजिट कर दीजिएगा, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास पैसा ही नहीं है, अब क्या होगा सर, पैसा तो चाहिए कोर्ट को, पैसा तो चाहिए, जेल तो आप काट रहे हो ठीक है, जेल तो आप काट रहे हो ठीक है, मगर पैसा, पैसा, बताओ इसमें क्या करा जाए सर, और उस केस में क्या करा है, तो कोर्ट बोलता है या लॉ बोलता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम आपके ऊपर इम्पोज करेंगे इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, अगर आप डिफॉल्ट करते हो इन द पेमेंट ऑफ फाइन तो हम आपके ऊपर सजा क्या देंगे, आपको इम्प्रिजनमेंट की सजा और देंगे, तो 3 साल तो ये आपको मिला ही है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा आपको टाइम और गुजारना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा टाइम कितना होता है सर, वो एक्स्ट्रा टाइम होता है 1/4, 1/4 of the maximum imprisonment that can be imposed for that particular offense। मैक्सिमम कितना आपको सजा दे सकता है कोर्ट, 3 साल तक की, तो इसका कर दो 1/4, इसका 1/4 कर दो, कितना हो जाएगा, 3 साल का मतलब, 3 साल का मतलब 36 महीना, यही होगा, 3 साल का मतलब 36 मंथ, 36 का 1/4 कर ली कितना हुआ, 9 मंथ्स, तो 3 साल की सजा तो आपको ऑलरेडी मिली हुई है, प्लस 9 मंथ्स की ऑफ और गुजार लीजिए जेल में, आपको कोई फाइन देने की जरूरत, ये बोल, यही लिखा है इसके अंदर। और 1/4 किसका है, बस ये दिमाग में रखिएगा, 1/4 किसका है, 1/4 है किसका, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट मेंशन्ड है जो लॉ के अंदर, उसका, समझ आ रहा है उसका। अब जैसे एक बात सुनो, लिखा कितना, मैक्सिमम 3 इयर्स फाइन, मैक्सिमम 3 इयर्स जेल और फाइन और बोथ, अब आप कोर्ट में आपको सजा दी है 2 साल की, कोर्ट ने आपको सजा कितनी दी है, 2 साल की सजा दी है सर, ठीक है, प्लस आपके ऊपर फाइन इम्पोज किया, फाइन आप नहीं दे पा रहे, तो अब आपके ऊपर क्या लगेगा, आपको डिफॉल्ट में आपको सजा मिलनी चाहिए, जेल मिलनी चाहिए, डिफॉल्ट में आपको जेल मिलेगी क्योंकि फाइन दे नहीं पा रहे। अब यहाँ पे 1/4 आप जो करोगे वो किसका करोगे, जो दो जेल आपको, जो आपको इम्प्रिजनमेंट जो सजा हुई है जेल की उसका, या मैक्सिमम जितना कोर्ट दे सकता था उसका, 2 साल का करोगे या 3 साल का करोगे, सर 3 साल का करेंगे हम, 2 साल का नहीं, जितनी आपको सजा हुई है, जितनी आपको जेल कोर्ट ने दी है, इम्पोज करी है, उसका नहीं, उसका 1/4 नहीं, किसका, जितना कोर्ट मैक्सिमम दे सकता है, जितना उस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट मैक्सिमम जेल है, उसका 1/4 होता है, समझ आ रहा है। अभी इन दोनों के लिए मैंने डैप का लिए पूरा बनाया हुआ सब, मैंने आपको ऐसे बता दिया, अब देखो सब कुछ लिख दिया, तो हो ये देखिए,
आइए देखिए, देखिए क्या लिखा है। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास मैटर गया मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। एक्यूज है, पनिशमेंट हुई, क्या पनिशमेंट हुई? 3 साल की जेल, भाई साहब, प्लस 50,000 का फाइन, दोनों लगा, बोथ है वहां पे, दोनों लग गया। 3 साल की जेल तो आपने काटी, प्लस मगर आपके पास पैसा देना नहीं है, मगर आपके पास पैसे, फाइन आप नहीं दिया, आपने फाइन नहीं दिया, तो उस केस में क्या होगा? 3 साल जो मैक्सिमम सजा है, उसको 36 महीना मान लिया, उसका कर दो 1/4। देखिए किसका लिखा है, ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट विच द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू गिव। कॉम्पिटेंट जितना है, कितना कॉम्पिटेंट है, 3 साल तक दे सकता है, दिया उसने कितना एक्चुअल उससे मतलब नहीं है, उसका 1/4 होगा जितना कॉम्पिटेंट है वो देने के। 1/4 करा आया 9 मंथ्स, आप भाई साहब 3 साल 9 महीना जेल में गुजार दीजिए, आप फाइन ना दीजिए, बात नहीं। ये देखिए, आगे आओ, ये देखो, मैंने ये बना दिया आपका 2 साल वाला भी। स्टेट ऑफ फर्स्ट क्लास मैक्सिमम 3 साल की दे सकता है, कॉम्पिटेंट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको एक बार चेंज हल्का कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। एक मिनट रुको, एक मिनट। आइए देखिए, 2 साल की 3 साल के लिए कॉम्पिटेंट है, मगर दिया कितना, एक्चुअल में दिया कितना, एक्चुअल 2 साल की जेल दिया है। एक्चुअल में कितना दिया है, एक्चुअल में गिवन कितना है, 2 ईयर्स एक्चुअल में, दिया 2 साल, कॉम्पिटेंट था 3 साल देने का, दिया कितना सजा, 2 साल, प्लस 50,000 का फाइन भी इम्पोज किया आपके ऊपर, प्लस 50,000 का फाइन भी इम्पोज कर दिया, बट यू डिफॉल्टेड इन पेमेंट, डिफॉल्टेड इन पेमेंट, आपने डिफॉल्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 कर देंगे किसका, 3 ईयर्स का, 3 ईयर्स का मतलब 36 मंथ्स का, समझ आ रहा है, और आया 9 मंथ, तो 2 साल प्लस 9 महीना जेल आपको। ये है इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। डिफॉल्ट ऑफ फाइन में जो इम्प्रिजनमेंट हो रही है वो कौन सी है, वो कौन सी है सर, वो ये है, ये इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन है, ये वाली, ये है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। डायग्राम बना लीजिए, बना लीजिएगा, पूरा एग्जाम्पल बना लीजिएगा अपने उस पे नोटबुक पे, ठीक है, या बुक पे साइड में बना लीजिएगा। आता है समझ, नहीं आता, क्लियर, बोलो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, प्रोसीड करें फर्दर, आगे चले। अच्छा चले, आपको रीड करा दूं एक बार क्या लिखा है बुक पे, आ जाओ पहले, क्या लिखा देखिए। वेयर अ फाइन इज इम्पोज्ड ऑन एन accused एंड इट इज नॉट पेड, मतलब डिफॉल्ट, डिफॉल्ट हो गया। The law provides that he can be imprisonment for a term in addition to a substantive imprisonment awarded to him। जो substantive उसको ऑलरेडी अवार्ड हुई है, 2 साल 3 साल 1 साल जो भी है, पहले जो अवार्ड हुई उसके एडिशन में और ऐड कर दो, इफ एनी, अगर हुई है तो। अच्छा सर, अगर ऐसा हुआ है कि जैसे वहां पे लिखा है 3 साल की जेल दे सकते हैं और फाइन और बोथ, तीनों ऑप्शन है जज के पास, मगर जज ने खाली खाली आपके ऊपर फाइन इंपोज किया है, इम्प्रिजनमेंट आपको कोई दी नहीं है शुरू में, कोई सजा नहीं दी आपको, जेल की कोई सजा दी नहीं, खाली फाइन बोला 50,000 का पे कर दो, 50,000 पे कर दो, 20,000 पे कर दो, 10,000 पे कर दो, जो भी है, अप टू मैक्सिमम लिखा है ना 50,000 तक, कुछ भी बोला हुआ है, मगर जेल कोई नहीं दिए, तो सर अगर आप फिर डिफॉल्ट कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है सर, डिफॉल्ट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफॉल्ट कर दिए तो मैक्सिमम कितना दे सकता था सर, जज 3 साल दे सकता था, 3 साल का कर दीजिए 1/4, उतना आप गुजार लो जाके जेल में। समझ आ रहा है, क्लियर है, वही बोल रहा है, देखिए वहां पे लिखा है, देखो क्या लिखा है, इन एडिशन टू सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड टू हिम इफ एनी, अगर कुछ प्रोवाइड करी गई है सब्सटैंटिव पनिशमेंट उसके एडिशन पे, और अगर कोई भी सब्सटैंटिव पनिशमेंट अवॉर्ड नहीं करी गई है तो सर सिर्फ ये, सिर्फ ये जो डिफॉल्ट वाली है। समझ आ रहा है, क्लियर है। चलिए आइए, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 24, डिफाइंस द लिमिट ऑफ मजिस्ट्रेट्स पावर टू अवॉर्ड इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट फाइन। अब देखिए क्या लिमिट है उसके पास, वही 1/4 वाला, वही उसके बारे में बात करेगा। इट प्रोवाइड्स दैट अ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, क्योंकि कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के पास पावर है फाइन वाली, सब देखा होगा आपने। Defines the limits of magistrates' powers to award imprisonment in default of payment of fine. It provides that
द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट मे अवॉर्ड such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by the law provided by that term is not in excess of the power of magistrate under section 23. उससे ज्यादा नहीं हो सकती सर, एकदम सही है, उससे ज्यादा तो देना ही नहीं है, उससे ज्यादा तो देंगे ही नहीं. Where the imprisonment has been awarded as a part of substantive sentence, it should not exceed 1/4 of the term of imprisonment. देख लीजिए, 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is, ये इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट में, कॉम्पिटेंट है जितना जितना दे सकता है उसका 1/4, तो एक्चुअल में दिया उसका नहीं. समझ आ रहा है? बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर? आता है समझ? ये मैंने आपको सब बता दिया है. बोलिए. क्लियर? आगे चले, आगे बढ़े. चलिए अब एक और नया चीज, ये भी एक नई कहानी. सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल. अब ट्रायल आपका हो रहा है, मगर एक ही ट्रायल में आपके अलग अलग ऑफेंसेस का ट्रायल हो रहा है. एक ही ट्रायल में मर्डर का ट्रायल भी हो रहा है, मर्डर की बात भी हो रही है, उसी में आपका डकैती की बात भी हो रही है, आपने अब डकैती करी हो साथ में मर्डर कर दिया हो सकता है आपने रेप करा हो मर्डर कर दिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो मतलब क्या हो रहा है, अब एक इंसान के ऊपर बहुत से चार्जेस होते हैं ना. हाँ, बहुत से ऑफेंस करता है, बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो एक नहीं करते, एक से मन नहीं भरता उनका, वो बहुत ज्यादा करते हैं. हाँ, तो जब कोर्ट में ट्रायल हो रहा है उनका, तो एक से ज्यादा ऑफेंस के बारे में ट्रायल हो रहा है, कोर्ट एक से ज्यादा ऑफेंसेस को डील कर रहा है, तो वहां की बात कर रहा है. तो देखिए बोल रहा है सेंटेंस, जेल की बात कर रहा है, इन केस कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल, तो वहां पे बात कर रहा है. ट्रायल में एक से ज्यादा ऑफेंस के बारे में, तो कैसे सजा मिलेगी उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. सेक्शन 25 रिलेट्स टू द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, क्वांटम की कितनी पनिशमेंट दी जाए, which the court is authorized to impose where the accused is convicted of two or more offenses at one trial. देखिए भाई, under this section the court may subject to the provision of section 9 limit of punishment of offense made up several offenses. ठीक है, सेक्शन 9 को ध्यान में रखते हुए the court may subject to the provision of BNS sentence to several punishments prescribed which such court is competent to कॉन्फ्लिक्ट. देखिए, सेंटेंस टू सेवरल पनिशमेंट, अलग अलग पनिशमेंट्स दे सकती है. सेंटेंस टू सेवरल पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब विद सच कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट, जितना वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है देने की सजा, वो उतनी उतनी सजा दे सकती है. सच पनिशमेंट्स व्हेन कंसिस्टिंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू कमेंस one after the expiration of the other in such other order as the court may direct unless the court directs that such imprisonment. अच्छा भाई, अब यहाँ पे बोल रहा है अब जो भी कोर्ट, अब देखो एक से ज्यादा मैटर है, एक से ज्यादा आपने ऑफेंस किया और सबका ट्रायल वहां पे हो रहा है. अब सभी ऑफेंस की अलग अलग सजाएं हैं. हाँ, आपने एक ऑफेंस, आपने ऑफेंस 1 किया, ऑफेंस एक ऑफेंस किया, 2 ऑफेंस किया, 3 ऑफेंस किया. अब इस ऑफेंस की सजा लिखा है 7 साल की जेल, इसकी लिखा है 10 साल की जेल, इसका लिखा है 14 साल की जेल. अब बताइए, सबका ट्रायल हो रहा है, सबका ट्रायल हो रहा है. तो अब कोर्ट बोलता है कि सब जो भी सजाएं आपको मिली हैं, 7 साल 10 साल 14 साल, ठीक है, 7 साल 10 साल 14 साल, कोर्ट ने सजा दी. एक की सजा दी 7 साल, एक की सजा दी 10 साल, एक की दी 14 साल. जेल में तो आपको आज से डाला जाएगा, जेल में तो आपको आज से डाल दिया. ठीक है. अब भाई पहले आप 14 साल जैसे आपने गुजारा, तो 7 साल भी कवर हो गया, 10 साल भी कवर उसमें हो गया. हाँ, तो यहाँ पे बोल रहा है ऐसा नहीं है. यहाँ पे बोको क्या बोल रहा है, देखिए क्या लिखा है, सच. यहाँ से पढ़ो जरा, ये वाला पॉइंट पढ़िए सच से, पढ़िए एक बार क्या लिखा है सच से. आज आपको सजा हुई, कोर्ट बोलता है आपको ऑफेंस नंबर 3 के लिए 14 साल की जेल, आपको ऑफेंस नंबर 2 के लिए 7 साल की जेल, आपको ऑफेंस नंबर 1 के लिए 7 साल की जेल, एक की 10 साल की जेल, ऐसे बोल दिया. अब जेल में तो आज से आप जाओगे ना भाई, जेल में तो आप आज से गए, टाइम तो स्टार्ट हो गया शुरू. हाँ, अब जेल में आपने 7 साल गुजार लिया, 10 साल गुजार लिया, 14 साल की जेल आपको मिली हुई है. 14 साल जैसे गुजारोगे तो 14 साल के बाद तो आप देखोगे ये 14 साल में तो 10 साल भी कवर हो गया, 7 साल भी कवर हो गया, मतलब सजा खत्म. हाँ, मतलब एक तरह से देखा जाए इसकी तो माफी हो गई और इसकी भी माफी हो गई, मिला तो एक तरह से यही. एक तो ऐसा रहा है. वहां पे क्या लिखा है देखिए, देखो ध्यान से पढ़ो. सच पनिशमेंट्स व्हेन कंसिस्टिंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू कमेंस
वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द अदर इन सच ऑर्डर एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट सच पनिशमेंट व्हेन कंसिस्टिंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू कमेंस। अगर आपको कोर्ट ने सजा ऐसे दी है कि भैया एक सजा होने के बाद दूसरी सजा स्टार्ट होगी, दूसरी खत्म होने के बाद तीसरे का पीरियड स्टार्ट होगा, तो ऐसा रहेगा। पहले आप एक टाइम गुजारोगे, फिर उसके बाद दूसरा टाइम स्टार्ट होगा, उसके बाद तीसरा स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसा होगा। अनलेस, कब तक? जब तक कोर्ट डायरेक्ट नहीं करता दैट सच पनिशमेंट शैल रन अनलेस एंड अनटिल कोर्ट ये ना बोले कि भैया सारी पनिशमेंट एक साथ चलेंगी। मतलब अगर आपने 14 साल वाला गुजार लिया तो ये भी कवर हो जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा। अगर कोर्ट ऐसा डायरेक्शन दे देता है कि सारी सजाएं एक साथ चलेंगी, ऑफेंस नंबर 1 की भी, 2 की भी, 3 की, सब सजाएं एक साथ चलेंगी। जब एक साथ चलेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 14 साल आपने खत्म किया, 7 साल और 10 साल तो ऑलरेडी कवर हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, अगर कोर्ट ऐसा डायरेक्शन दे देता है तो सर ऐसा होगा। ठीक है, अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट दैट सच शेल रन कॉन्करेंटली, साथ साथ चलेंगे। अनलेस, अगर ऐसा डायरेक्शन देता है कोर्ट तो ऐसा चलेगा। अगर कोर्ट साइलेंट रहता है, कोर्ट कुछ भी ऐसा नहीं बोलता सर, फिर तो सर वन आफ्टर दी अनदर। आता है समझ? क्लियर है? आता है समझ? क्लियर? चलिए, यहाँ पे जाके आपका देखा जाए तो पावर, जो मेन पावर्स अलग अलग कोर्ट्स की थी, वो होता है ओवर। अब एक और टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। कोर्ट की एक इनहेरेंट पावर है, ठीक है, कोर्ट की क्या है? इनहेरेंट पावर होती है। समझ आती है कि अगर हमको कहीं भी कोई रेमेडी नहीं मिलती है तो हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाते हैं और कोर्ट के पास ये पावर्स होती है। ठीक है, सेविंग पावर्स कोर्ट के पास कुछ होती है। ठीक है, कोर्ट इनको एक्सरसाइज कर सकता है। इसलिए एक्सरसाइज कर सकता है कि भैया कि कोई भी दूसरे कोर्ट्स, जो भी छोटे मोटे कोर्ट्स हैं, वो अपनी पावर्स का अब्यूज ना कर सके। ठीक है, जो प्रोसीजर्स हैं वो सही से फॉलो हो सके। ठीक है, अन्याय किसी के साथ ना हो। ठीक है, किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो, जस्टिस सबको मिले। ठीक है, तो ये पावर कोर्ट को दी गई है। अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता है, किसी पर्सन को ऐसा लग रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया है, किसी छोटे कोर्ट ने, स्मॉलर कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया जो उसको नहीं देना चाहिए था, तो हम ये हाई कोर्ट का दरवाजा खटका सकते हैं जाके। सेक्शन नंबर 528 के अंदर पावर है। समझ आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए भाई। तो कोर्ट के पास कुछ इनहेरेंट पावर्स होती है। कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है एफआईआर को क्वैश करने की भी होती है। तो एफआईआर होती है ना, क्वैश करने की पावर भी कोर्ट के पास होती है। इनके पास इन्वेस्टिगेशंस जो चल रही हैं, फालतू की इन्वेस्टिगेशंस अगर कुछ हो रही है, उस इन्वेस्टिगेशंस को भी क्वैश करने की पावर होती है। किसके पास? इस कोर्ट के पास होती है। देखिए मैंने कुछ लिखा भी है यहाँ पे, बुक में तो डील कर देंगे। ये देखिए, ये सब पॉइंट जो लिखे हैं ना, ये सब आपके बुक में लिखा है, आपको उतारने की जरूरत नहीं है। देखिए लिखा है, सेक्शन 528 लेज डाउन एज टू व्हेन द इनहेरेंट पावर में भी, कब कब कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज करता है, ये यहाँ लिखा हुआ है। इट एनुमरेट्स 3 पर्पस, 3 पर्पस है जब कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करता है। पहला, द फर्स्ट पर्पस इज दैट इनहेरेंट पावर में बी एक्सरसाइज टू मेक ऑर्डर्स, जब कोर्ट को ऑर्डर करना पड़े, क्या? नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर द कोड। ठीक है, अगर इस कोड को आप संहिता बोल लो, अंडर द संहिता। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्डर आया हुआ है, कोई भी ऑर्डर पास हुआ है बीएनएसएस के अंदर, कोई भी ऑर्डर पास हुआ है कोई भी कोर्ट का, ठीक है, और ऑर्डर अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, अगर ऑर्डर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है कोई, तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट के पास दरवाजा खटका सकते हो सेक्शन 528 के अंदर। और हाई कोर्ट फिर अपना ऑर्डर देगा कि भैया जो ऑर्डर आया हुआ है इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर, इसको क्या करा जाए? इफेक्ट में लाया जाए। समझ आ रहा है? क्या? किस लिए? टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस संहिता। ठीक है, देखो संहिता को इंग्लिश में कोड बोलते हैं, पता है आपको? नहीं? एक मिनट रुकिए। हाँ, संहिता हिंदी में है और इंग्लिश में कोड। आप कोड काटना है काटो, नहीं काटना है कोड, कोड इज संहिता। समझ आ रहा है? अधिनियम इज एक्ट। समझ आ रहा है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए, एविडेंस एक्ट। एक्ट और अधिनियम इज सेम, एंड संहिता एंड कोड इज सेम। संहिता हिंदी में है और कोड इंग्लिश में है। इतना आई होप पता होगा आपको, बेसिक चीज है ये। ठीक है, तो कोड भी लिखा तो परेशान ना होना, कोड का मतलब संहिता। चलिए, तो पहला पर्पस ये हो गया। दूसरा पर्पस क्या है? द सेकंड पर्पस क्या हो सकता है? इज टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट। भैया कोर्ट का प्रोसेस का कोई गलत यूज ना हो, मिसयूज ना हो। समझ आ रहा है? गलत तरीके से कोर्ट अपना प्रोसेस को यूज ना करे। ठीक है, तो प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट। जो भी पावर दी गई है कोर्ट को, जो भी जुरिडिक्शन बोला गया है, जो भी प्रोसेस एक लिखा गया है लॉ के अंदर, उसी को प्रोसेस को कोर्ट फॉलो करे, अपने मनमर्जी ना चलाए कोर्ट। ठीक है, अगर ऐसा कुछ करता है भैया पार्टी क्या कर सकती है? सीधा हाईकोर्ट का दरवाजा खटका सकती है सेक्शन 528 के अंदर।
हाई कोर्ट कैन टेक द रेलेवेंट ऑर्डर्स, ठीक है, टू प्रिवेंट द अब्यूज द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, और एनी कोर्ट लिखा है, कोई भी कोर्ट हो। द थर्ड पर्पस इज दैट द इनर पावर में बी एक्सरसाइज अदरवाइज टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस, न्याय मिले सबको, ठीक है, जस्टिस को सिक्योर करना। ये तो तीन चीजें हो गई। क्या क्या है? मेक ऑर्डर्स नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर्स अंडर द कोड, पहला ये। दूसरा आपका प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस, और तीसरा सिक्योर एंड ऑफ जस्टिस। सब कुछ लिखा, आपको उतारने की जरूरत नहीं, सब कुछ लिखा आपके बुक में। अभी मैं दिखाता हूँ, आइए देखिए क्या लिखा। आ गया, आ गई। ये देखिए क्या लिखा है, पढ़िए, रीड करिए जरा क्या लिखा है, रीड करो जल्दी से, रीड करो, देखिए वही चीज लिखी है। पढ़िए पढ़िए जल्दी। क्या लिखा है? चलिए भाई, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, ठीक है, इनहेरेंट पावर, इनहेरेंट पावर मतलब समझ आता है, जो कि आपकी एग्जिस्टिंग पावर है, इनसेपरेबल, जिसको सेपरेट हम नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है हाई कोर्ट के पास, ठीक है। समझ आ रहा है? तो इनहेरेंट का मतलब एक तरह से ये है, किसी इनसेपरेबल पावर्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 528 ऑफ द बीएनएस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस, सेक्शन कर लेना इसको, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस। इट सेज नथिंग इन दिस संहिता, नथिंग इन दिस पर्टिकुलर संहिता shall be deemed to limit or affect the inherent power of the High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this संहिता। वो क्या बोल रहा है? नथिंग इन दिस, कोई भी इस संहिता के अंदर कुछ भी लिखा हो, नथिंग इन दिस संहिता शैल बी डीम टू लिमिट, माना ही नहीं जाएगा ऐसा कुछ, ऐसा मतलब एक तरह से ही बोल रहे हैं, नथिंग इन दिस संहिता शैल बी डीम टू लिमिट और इफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, मतलब कुछ भी इस संहिता के अंदर लिखा हो एक कोर्ट की इनहेरेंट पावर को लिमिट या रोक भी नहीं सकता, या कम भी नहीं कर सकता, ना तो कोई इफेक्ट कर सकता, कुछ भी लिखा हो, ये कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर है कोर्ट के पास रहेंगी रहेंगी, हाई कोर्ट। समझ आ रहा है? shall be deemed to limit or affect the inner power to make such orders as may be necessary to give effect to, और कौन कौन से ऑर्डर्स, कौन कौन से ऑर्डर्स देने की पावर्स हैं? to give effect to any orders under this संहिता, ये देखिए लिखा ना पहला, जो मैंने आपको पहला पढ़ाया था, कौन कौन से ऑर्डर? नंबर 1 give effect any order under this संहिता, पहला हो गया। दूसरा टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, ये दूसरा हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया? टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। तीनों पॉइंट आ गए, यही तीनों मैंने अभी आपको पीपीटी में दिखाए थे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कोई कोई भी प्रोविजन इस पर्टिकुलर संहिता का प्रिवेंट नहीं कर सकता, लिमिट नहीं लगा सकता, रोक नहीं सकता, ये पावर्स को एक्सरसाइज कर दे भाई। समझ आ रहा है? द पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 528 आर पार्टली एडमिनिस्ट्रेटिव है और पार्टली जुडिशियल है। इनहेरेंट पावर्स अंडर 528 ऑफ द बीएनएस इंक्लूड्स पावर, अब क्या क्या पावर इनके पास है? टू क्वैश, क्या क्या क्वैश करना? एफआईआर क्वैश करने की, इन्वेस्टिगेशंस और एनी ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश करना पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट और एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड आर ऑफ वाइड मैग्नीट्यूड एंड रैमिफिकेशन, ये सब पावर्स इसकी इंक्लूड करता है। ऊपर वाली पावर्स तो है ही, इसके साथ साथ ये भी प्लस ये भी है पावर्स, ये पावर्स इसके पास है हाई कोर्ट के। समझ आ रहा है? कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है जो कि गलत है, हाई कोर्ट में चल रही है, कोई दूसरी कोर्ट में, उसको भी हटा सकता है। समझ आ रही है? क्लियर है? बोलिए भाई, आता है समझ? द कोर्ट कैन ऑलवेज टेक नोट ऑफ एनी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड प्रिवेंट द सेम बाय एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर सेक्शन 528। ये कोर्ट किसकी बात कर रहा है? हाई कोर्ट की बात कर रहा है। हाई कोर्ट कैन ऑलवेज टेक नोट ऑफ एनी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, हाई कोर्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा, देख सकता है कहीं भी अन्याय ना हो, एंड प्रिवेंट द सेम, अगर अन्याय हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करना है। कैसे प्रिवेंट करेगा? बाय एक्सरसाइजिंग द पावर्स गिवन अंडर 528। समझ आ रहा है? तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि आप देखिए कि भैया जो भी प्रोसीजर्स एंड ऑल है उसका मिसयूज ना हो, ठीक है, जस्टिस सबको मिले, अन्याय किसी के साथ ना हो, और अगर आपको दिख रहा है कि अन्याय हो रहा है तो आप क्या करिए? तो प्रिवेंट करिए बाय यूजिंग दी पावर्स गिवन अंडर सेक्शन 528। तो हाई कोर्ट को स्पेशल पावर्स मिली हुई, ठीक है।
These powers are neither limited nor curtailed by any other provisions of this संहिता. ठीक है, लिमिटेड पावर नहीं है, ना कर्टेल ना इनको तोड़ मोड़ो नहीं करा जा सकता इसका. However, such inherent powers are to be exercised sparingly and with caution. मगर इसको जो भी पावर्स है इसको सही तरीके से यूज करना है और कॉशियस रह के यूज करना का. समझ आ रहा है? It is well settled that the inherent powers can be exercised only when no other remedy. ये बस एक चीज देखिएगा, अगर कोई दूसरे आपको कोई दूसरी रेमेडी आपके पास अवेलेबल है. अब आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई, किसी भी इंसान के साथ कोई प्रॉब्लम हुई, अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम की रेमेडी कोई दूसरे प्रोविजंस में है, कोई दूसरे सेक्शंस में दी गई है, अब वहां पे उसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है. भाई साहब पहले आप जाके रेमेडी वहां से लीजिए. समझ आ रहा है आपको? जब सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, तो पहले आप वहां जाइए, सीधा हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटकाइए. समझ आ रहा है? क्लियर? तो वही बोल रहा है कि हाईकोर्ट वाली जो ये पावर, इनहेरेंट पावर जो हाईकोर्ट की है ना, ये तभी एक्सरसाइज करेगा हाईकोर्ट जब इंसान के पास कोई दूसरी रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी. जब उसके वो सब जगह से हार जाएगा ना, तब उसके लिए हाईकोर्ट बैठा. इसके लिए इनहेरेंट पावर तब अपनी एक्सरसाइज करेगा. अगर इंसान के पास दूसरी रेमेडीज हैं ऑलरेडी, तब हाईकोर्ट बोलेगा पहले आप वहां जाइए, आपके पास ऑलरेडी रेमेडी आपको वहां मिलेगी. वहां पे आपको अगर नहीं मिलता है तब आप आइएगा. देखिए, इनहेरेंट पावर कैन बी एक्सरसाइज ओनली, ये इंपॉर्टेंट है, ओनली when no other remedy is available to the litigant. litigant मतलब वही जो पार्टीज होती हैं, पार्टीज टू द ट्रायल. ठीक है, no remedy is available to the litigant and not where a specific remedy is provided by the statute. या तो वो कोई कानून स्पेसिफिक रेमेडी प्रोवाइड ना कर रहा हो, या तो भाई इंसान के पास कोई रेमेडी हो ही ना, तभी एक्सरसाइज होगी. इफ एन इफेक्टिव ऑल्टरनेट रेमेडी इज अवेलेबल, लो भैया मगर इफेक्टिव ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, हाई कोर्ट विल नॉट एक्सरसाइज इट्स पावर अंडर दिस सेक्शन. दिस सेक्शन कौन सा? 528 के अंदर एक्सरसाइज नहीं करेगा. स्पेशली व्हेन द एप्लीकेंट मे नॉट हैव अवेल्ड ऑफ दैट रेमेडी. स्पेशली कब? जब इंसान ने, कोई पर्टिकुलर पर्सन ने दूसरी रेमेडी को अवेल ही नहीं किया. भाई साहब जब अवेल आपको दिया गया रेमेडी कहीं दूसरी जगह, तो आप पहले वहां चाहिए ना. ऐसा थोड़ी सीधा आप हाईकोर्ट के पास आ जाओगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, उस केस में हाईकोर्ट नहीं देखेगा. इसमें आपको हाईकोर्ट बोलेगा कि आप क्या वहां गए थे, आप लोअर कोर्ट में गए थे पहले? हाँ, आप तो वहां जा सकते थे ना, आपको सोल्यूशन तो वहां से मिल सकता था, आप गए थे? आप बोलते नहीं सर हम वहां नहीं गए, हम तो सोचे सर सीधा आपके पास आ जाए, आपके पास तो भैया बहुत बड़ी पावर है. कोर्ट बोलेगा भाई साहब नहीं, पहले आप वहां. समझ आ रही है? ये कहाँ पे केस इसका है? अतुल लेमेयर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 ऑल रिपोर्ट. ठीक है, AIR का मतलब ऑल इंडिया रिपोर्ट. अलग अलग रिपोर्टर्स होते हैं, आपको पता. क्लियर है? आता है समझ कि नहीं आता समझ? यहाँ पे जाके अगर देखा जाए तो आपका टाइप्स ऑफ कोर्ट्स एंड उसकी अलग अलग कोर्ट्स की क्या पावर्स हैं, ठीक है, वो सब के बारे में हो गया. और साथ साथ में आपने ये भी देख लिया कि भैया इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन भी आपको पता चल गया. तो साथ में सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ, जहाँ पे ट्रायल हो रहा है मोर देन वन ऑफेंसेस का हो रहा है, और साथ में इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट क्या होती है, सब क्लियर है. आई होप क्लियर होगा. चलिए अब नेक्स्ट क्लास में देखिए, मैं क्लासेस बड़ी बड़ी नहीं रखता, आपको पता है, आपको देख रहे होगे. एक दो टॉपिक जो रेलेवेंट टॉपिक्स हो वही क्लास में आपको समझ आ जाए, बहुत दैट्स इट. फिर अगली क्लास में दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे. ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द अरेस्ट ऑफ पर्सन. यहाँ पे अरेस्ट की बातें करेंगे, कौन कौन अरेस्ट कर सकता है. ठीक है, किसके किसके पास पावर होती है अरेस्ट कर देगी किसको? एक्यूज. यही तो होगा ना, अरेस्ट करने की पावर किसके किसके पास है, वो सब हम लोग इसके अंदर देखेंगे. कौन कौन से ऑफेंस में कौन कौन अरेस्ट कर सकता है, ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपनी करेंगे. ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए.